नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 56 से लगाकर कार्यपत्रक 60 तक देखेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 56। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो के अंदर हम कार्यपत्रक 56 से लगाकर 60 तक देखेंगे और हमने 1 से लगाकर 55 तक कार्यपत्रक अपने वीडियो के अंदर देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 56 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। क्या है, हमारे पास में जो गद्यांश और पद्यांश दे रखा है उसको पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेली झोंपड़ियों के है ये मेल, मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते है ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों उनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है। झोंपड़ियों के है तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। हाव भाव के साथ इनको गाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखी। क्या करना, हमने पढ़ी है ये, इनको हम कहानी की तरह अपने शब्दों में लिखेंगे इस प्रकार। जो बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं अर्थात गरीब परिवार के कुछ बच्चे मैले कुचले कपड़े पहनते हुए रहते हैं। वे पूरे दिन उछलते कूदते खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इनका जीवन अलग ही है, ये अपने हाल में मस्त रहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि मेरे जैसे इनकी दो आंखें हैं। क्या बोलता है, मेरे जैसे इनकी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, फिर भी ये हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ते। इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, इतनी कम उम्र में ये ढाबों पर काम क्यों करते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, हमारे देश की शान है, इन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। इस कहानी को हम अपने शब्दों में ऐसे लिख देंगे। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 57 की हमारी दक्षता रहेगी विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना, तो इसका हमारा विषय वस्तु हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों को मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीली प्रदेश में पाए जाते हैं, उन्हें पोलर बियर की भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से भी देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने और आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भूमंडलीकरण उष्मीकरण की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार हमें ये कहानी पढ़ी है और अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और उन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सफ़ेद भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। और तीसरा, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालू की संख्या कम होती जा रही है, तो किस कारण हो रही है। भूमंडलीकरण उष्मीकरण की वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। 5वां प्रश्न है, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। विशेषता है,
भालू की नज़र तेज होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं। सील मछली इनका प्रिय भोजन है। छठा प्रश्न, आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखना है। ऊँट ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके पैर गद्दीदार होते हैं। ऊँट एक बार पानी पीकर लगभग एक सप्ताह निकाल सकता है। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 57। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 58 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमें गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है और फिर बाद में जो प्रश्न पूछे गए उसके आंसर देने हैं। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती है और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है। इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न सुनकर जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियों बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियाँ ठीक से नहीं चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ी को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। ये इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराए और हाथ हिलाकर उसका स्वागत करें। इसका स्वागत करना है। और यहाँ कोष्टक में दे रखा है, जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूर तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है, लंबी दूरी। और यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। अब हम पढ़ लिया इसको, हम अब प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों में है, पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती है? लगभग 13,000 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति रेलगाड़ियों का उपयोग करता है। तीसरा प्रश्न है, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपना विचार लिखिए। रेलगाड़ियों का सफ़र सस्ता व सुगम होता है। लंबी यात्रा करना आसान रहता है क्योंकि तेज़ गति से चलती है। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 59 की हमारी दक्षता रहेगी अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त यश और गगन को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे, सबसे तेज। तभी सामने के एक मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते हुए चले गए। उनको गंभीर चोट लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोट लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। तो एक ये अनुच्छेद है, हमने अनुच्छेद को पढ़ा है। अब हम पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो स्पष्ट कीजिए। विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण, विशु मोटरसाइकिल को बहुत तेजी गति से चला रहा था और हेलमेट भी नहीं पहना था। दूसरा प्रश्न है, आजकल अधिकतर युवा द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजनों को किस प्रकार भुगतना पड़ा? स्पष्ट कीजिए। उदाहरण, असावधानी से वाहन चलाने से युवा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। परिवार का इकलौता बेटा कमाने वाला छिन जाता है। प्रश्न नंबर 3 है,
सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क दाएं व बाएं देखकर सड़क पर पार करना चाहिए। सड़क पार कर समय फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, आपके पिताजी प्रतिदिन रुपया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? दस्तावेज उनके पास लाइसेंस, गाड़ी की आरसी व प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र होने चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन करें, वाहन सीमित गति में चलाएं, नशा न करें, फ़ोन पर बात न करें और हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं, बताइए। तो इसका संकेत यहाँ हमें बता रहा है कि नो पार्किंग इलाका है, यहाँ पर हमें आना जाना चालू है और यहाँ पर हमें जेब्रा क्रॉसिंग और यहाँ पर नो यू टर्न, हम यू टर्न नहीं ले सकते। अब आता हमारा कार्यपत्रक 60। कार्यपत्रक 60 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। सेम ही है, गद्यांश और पद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। इसमें हमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है। कहानी पढ़ेंगे। कविता, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार, ये आई मम्मी की चिट्ठी, लिखो उन्होंने प्यारी चिट्ठी, मैंने से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो इस प्रकार ये जो कविता लिखी हुई है, कविता को हमें पढ़ा और जो बातें लिखी हुई उसका प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न, जैसे चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं, प्रश्न बनाया। दूसरा प्रश्न है, चिट्ठी कितने दूर पार करके आई है। अगला है, किसकी चिट्ठी आई है। चौथा प्रश्न हो जाएगा, चिट्ठी में क्या सीख दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। क्या करना है? जो गद्यांश दे रखा है उसको पढ़ते हुए नीचे जो उदाहरण देके उनके प्रश्न बनाने हैं। गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश है, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साबा लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। पहला प्रश्न है, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया। दूसरा प्रश्न, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, चाचा नेहरू के नाम से कौन जाना जाता था। और चौथा प्रश्न हो जाएगा, नेहरू जी द्वारा लिखे पत्रों को हिंदी अनुवाद किसने किया। इस प्रकार हम प्रश्नों के निर्माण कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।